Hello friends, welcome to Panisha Tutor. Hope everyone is doing good. Friends, in this video I will discuss about the sedition law. Basically, recently Chief Justice of India N.V. Ramana has commented upon sedition law. उन्होंने कहा है कि ये sedition law जो है अंग्रेजों का लॉ था और कॉलोनियल एरा में बनाया गया था. Basically, it was used against freedom struggle movements and this was used to stifle the voice of freedom struggle like Mahatma Gandhi, बाल गंगाधर तिलक. उन्होंने कहा कि आज भी हम इस लॉ को अपने देश में अपनाए हुए हैं और बड़ी हैरानी की बात है कि जब करंट गवर्नमेंट है उसने कई ऐसे आउटडेटेड लॉज को खत्म कर दिया बट स्टिल ये हमारे लॉ बुक में एग्जिस्ट करता है. फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सेडिशन लॉ एंड व्हाट आर इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, व्हाई वी शुड वरी अबाउट दिस एंड क्या आर्गुमेंट है इसके अगेंस्ट, क्या आर्गुमेंट इसके फेवर में है. सो इन सभी क्वेश्चंस के लिए वॉच टिल द एंड. For online video course or live interactive classes, join PanishaTutor.com. We provide coaching for different competitive exams such as UGC NET JRF, SSC exams, bank exams, and various other state and central level government job exams. We also provide coaching for various UG and PG based admission entrance tests. We provide complete quality video lectures, PDF notes, MCQs, and online mock test series. We also provide Zoom interactive online classes. For more information, visit PanishaTutor.com or you can also see our demo lectures or demo videos on our YouTube channel. Now, what is sedition? Basically, जो sedition है एक तरह का देशद्रोह होता है. इसके लिए आप IPC की धारा 124A को अगर देखें तो you will have more clear idea. IPC की धारा 124A में क्या लिखा है उसको देखते हैं कि whoever by words यानी कि शब्दों के द्वारा या either spoken या लिखित और by sign या by visible representation यानी कि वीडियो वगैरह और otherwise brings or attempt to bring into hatred or contempt or excite or attempts to excite disaffection towards government, established law in India shall be punished. ये ड्रैकोनियन लॉ जो है किसी भी तरह का सिंबल, शब्द, रिटन, विजिबल जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसफेक्शन लाता हो उसके खिलाफ लगाया जा सकता है. तो अंग्रेजों ने बेसिकली इसका इस्तेमाल फ्रीडम स्ट्रगल को दबाने के लिए किया. उन्होंने क्या पनिशमेंट की प्रोविजन रखी. पनिशमेंट बेसिकली जो हमने कैरी ऑन किया तो ये इसके तहत नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है, यानी कि आपको बेल नहीं मिल सकती अगर केस इस धारा के तहत रजिस्टर्ड हो गया तो. प्लस अप टू 3 years पनिशमेंट कैन बी इम्पोज्ड. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मजिस्ट्रेट, द जज. और आल्सो देयर कैन बी फाइन. और जिस पर ये साबित हो जाता है उसको सरकारी नौकरी से भी वंचित किया जाता है, यानी कि सरकारी नौकरी के लिए वो एलिजिबल नहीं होता. इतना सख्त कानून है ये. खैर, अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसके जाओ इस लॉ के, तो अंग्रेजों ने, लॉर्ड मैकॉले ने अराउंड 1860 में जब इंडियन पिनल कोड इनेक्ट किया था तो इसकी ड्राफ्ट में 124 को रखा था. बट व्हेन फाइनल एक्ट वाज इनेक्टेड दिस वाज ड्रॉप्ड. बट 10 years लेटर अराउंड 1870 दिस सेक्शन 124 वाज एडेड इन IPC और वो भी बाय सर जेम्स स्टीफन. ऑफ कोर्स ये अंडर मैकॉले थे. तो ये धारा ऐड कर दी गई थी. उस समय इसलिए ऐड की गई क्योंकि नेशनल मूवमेंट वाज स्लोली गेनिंग ग्राउंड और उस फ्रीडम स्ट्रगल को और जो सरकार के खिलाफ जो लोग बोलते थे उसको दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया. और आप लोग हैरान होंगे कि 19 years तक ये कानून अंग्रेजों ने इस्तेमाल नहीं किया. दे यूज्ड फर्स्ट टाइम अगेंस्ट जोगेंद्र चंद्र बोस इन 1891. जोगेंद्र चंद्र बोस वाज एडिटर ऑफ बंगोबासी न्यूज़पेपर और उन्होंने कोई कॉन्सेंट एज बिल था उसके खिलाफ कमेंट किया था. और फिर बाद में बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया टू सुप्रेस द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल. इसीलिए सेडिशन लॉ को हमेशा से एक डाउटफुल नज़रों से ही देखा गया है. इसी बात पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कमेंट किया, किसी कारपेंटर को कुल्हाड़ी दे दी जाए कोई सामान बनाने के लिए तो वो सामान के साथ साथ पूरा जंगल ही साफ कर देता है. इस तरह का चिलिंग इम्पैक्ट है
इस प्रोविजन का। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें दोबारा इस मामले को देखना होगा, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखना होगा। बेसिकली सेक्शन 124A को आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 सब आर्टिकल ए से जोड़कर देखा जाता है। जो आपका संविधान है आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 सब आर्टिकल ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में लिखा गया है। तो अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी चलें तो अराउंड 1951 में व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज मेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय भी यही मुद्दा चल रहा था। तो उस समय एक लॉ को खारिज कर दिया था। तो प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लगाया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला अमेंडमेंट संविधान में इसीलिए किया ताकि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर थोड़ा सा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सके। तब से ये इस लॉ का धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ, हालांकि उस समय जरूरत भी थी। अगेन केस लगा 1962 में केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A एंड 19 सब आर्टिकल 1 सब आर्टिकल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार के खिलाफ कोई क्रिटिसाइज करता है तो आप उस पर सेडिशन लॉ नहीं लगा सकते। अगेन ये केस 1995 में दोबारा बहुत बड़े जोर से आया, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट मूव्ड वन स्टेप अहेड आल्सो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कह दी कि मेयर स्लोगनरिंग, यानी कि कोई स्लोगन जस्ट निकाल रहा है, दैट इज नॉट इंसाइटिंग एनी वायलेंस, दैट इज नॉट क्रिएटिंग एनी पब्लिक प्रॉब्लम या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, तो आप सेडिशन लॉ नहीं लगा सकते उसके खिलाफ। जैसे कि उस केस में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ खालिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने से कोई वायलेंस नहीं होता, कोई हिंसा नहीं भड़कती, तो आप सेडिशन लॉ को नहीं लगा सकते। बहुत बड़ी गाइडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन तब भी इसका मिसयूज ज्यादा होता है इसके यूज से। बेसिकली अगर आप कन्विक्शन रेट पे देखो तो नेशनल क्राइम जो रिकॉर्ड ब्यूरो है वो बताता है कि जस्ट 3% इसके कन्विक्शन रेट है। मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो छूट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा एक अखिल गोगोई नाम के सोशल एक्टिविस्ट हैं, एमएलए हैं, उनको छोड़ा गया है इसके तहत। कई लोग कहते हैं, जैसे एक केस भी लगाया सुप्रीम कोर्ट में बाय रिटायर्ड मेजर जनरल वोम्बाटकरे, उन्होंने कहा है कि जो वेग शब्दों का यूज है सेक्शन 124A में, जैसे डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये चिलिंग इफेक्ट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को। मीनिंग देयरबाय लोगों के खिलाफ किस तरह का केस लग जाए, किस बात पे केस लग जाए, लोग इस बात से डरते हैं और कंप्लीटली सरकार के खिलाफ बोलने से डरते हैं। ये इनका आर्गुमेंट है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम इसको अगेन वी विल लुक इनटू इट। अगर आप देखो जिन लोगों के खिलाफ ये सेडिशन एक्ट लगाया गया है, जो फेमस लोग हैं, जिसमें से अखिल गोगोई थे, एनआईए ने इनको पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ रहे थे, लेनिन्स के वर्क पढ़ रहे थे, माओ, कॉलिंग हिज फ्रेंड्स एज कॉमरेड। इस बात पर अखिल गोगोई को पकड़ लिया गया था। हालांकि अब कोर्ट ने इन्हें रिहा कर दिया है। एक और फेमस केस है जेएनयू स्टूडेंट कन्हैया कुमार के खिलाफ, क्योंकि वहां पे स्लोगनिंग हुई थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के स्लोगनिंग थे। तो अभी इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल है। अब कई लोग कहते हैं कि ये सेक्शन सेडिशन एक्ट जो है वो होना चाहिए, कई लोग कहते हैं इसके नहीं होना चाहिए। तो अब इसके क्या आर्गुमेंट्स हैं? तो आर्गुमेंट इन फेवर देखते हैं। यूपीएससी के जनरली मेंस में इसके फेवर और अगेंस्ट में आपसे ओपिनियन बेस्ड सवाल पूछा जा सकता है, तो ये दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। सेक्शन 124 का ये बेनिफिट है कि दिस इज यूज्ड टू कॉम्बैटिंग एंटी नेशनल एक्टिविटीज, सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज एंड टेरर एलिमेंट्स, उसके लिए बहुत कारगर है। और ऑफ कोर्स दिस प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। अगर कोई कोशिश करता है वायलेंस से या इलीगल मीन से डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने का, तो ये कानून बहुत कारगर है। अब देखो कई हिंदुस्तान के स्टेट्स हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर मॉइस्ट इंसर्जेंसी बड़े जोर पे चलती है, तो उनको भी क्रश करने में इस कानून का बड़ा रोल है। और अगेन अगर आप इसको हटा देते हो, जो कि एक इल एडवाइज्ड होगी, तो हम इन चीज़ों को दबा नहीं पाएंगे। जो आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट बनता है वो कहता है कि ये कॉलोनियल एरा लॉ है, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल को और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे चीज़ों को दबाने के लिए बनाया गया था।
और आज डेमोक्रेटिकली देश में इसकी जरूरत नहीं। डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी के मेजर और मेन पार्ट है। सरकार की क्रिटिसिज्म भी होनी चाहिए और देयर शुड बी डिसेंट। इसलिए एक कंस्ट्रक्टिव डेमोक्रेसी के लिए, कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन जनरेट के लिए आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट प्रेजेंट करना होता है, और उसके लिए अगर आप सेडिशन लॉ लगा देंगे तो ये फिर डेवलप नहीं हो पाएगा। हमारा राइट टू क्वेश्चन, स्क्रूटनाइज एंड चेंज रूलर इज अवर फंडामेंटल राइट्स, तो ये चीजें सेडिशन लॉ छीन लेता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो शब्द लिखा हुआ है डिसरप्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये वेग है और इसके कई मतलब निकल जाते हैं, तो इसीलिए कुछ ना कुछ उस पर रूल वगैरह बनाना जरूरी है। कई ये भी आर्गुमेंट करते हैं कि आईपीसी की बाकी धाराएं और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है 2019 में जिसे बनाया था, इसमें सफिशिएंट प्रोविजंस हैं जिसके तहत इस तरह की गतिविधियों को अगर स्टेट के खिलाफ या कोई पब्लिक ऑर्डर को खराब करता है तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। ये आजकल ज़्यादा पॉलिटिकल डिसेंट को दबाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कहते हैं हम, कई लोग ये भी आर्गुमेंट करते हैं क्योंकि हमने इन 1979 में वही रेटिफाइड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ये एक इंटरनेशनल कोवेनेंट है जिससे इंडिया ने साइन कर दिया था। इसके तहत भी सेडिशन लॉ आपके लॉ बुक में होना इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में डिसेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है, तभी डेमोक्रेसी सर्वाइव करती है। तो हमें कुछ ना कुछ इस पे करना ही पड़ेगा ताकि इसका मिसयूज कम हो, यूज ज़्यादा हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को कहा है कि हम इसको जरूर देखेंगे। अगर आप ग्लोबली देखो तो जितने डेवलप कंट्रीज हैं और डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जैसे अमेरिका ने इसको तो डेड लेटर बना रखा है। इंग्लैंड ने भी 2009 में इसको खत्म कर दिया था और उसके बाद से कोई सेडिशन पर केस नहीं हुआ। नाइजीरिया जैसे देशों में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने भी अपने लॉ बुक से हटा दिया है। तो इंडिया, क्योंकि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड के, ऐसे लॉ हमें ग्लोबली हमारी इमेज को एक डेंट देते हैं, तो हमें वी मस्ट थिंक ओवर इट। हमें कोई ना कोई रूल रेगुलेशंस बनाना होगा ताकि सही से इसका इस्तेमाल हो सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप ऑन गिवन नंबर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।